जेकेएसएसबी की जो मैं एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, आज उसका डे 4 रहने वाला है। ये जेकेएसएसबी की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये काम आने वाले, चाहे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की करोगे, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, पटवारी, नायब तहसीलदार, इवन जेकेपी कांस्टेबल की आप तैयारी करो तो वहाँ पे सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा आपको 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं। जो आज का सेट है वो 30 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में भी आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज इट्स कैपिटल सिटी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये बड़ी बार एग्जाम में रिपीट करा गया क्वेश्चन है कि कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, पहले जो कैपिटल है वो कलकत्ता हुआ करती थी, फिर दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो ये कौन से ईयर में ऐसा हुआ था, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 1921 या फिर एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो रहा है इसको, 1921, 1911, 1931 या फिर 1900। तो ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दिल्ली दरबार लगा था तब ये सब कुछ हुआ था ना। और ये अनाउंसमेंट किसने करी थी, आपसे वो पूछा जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट जो किंग जॉर्ज 5 के द्वारा करी गई थी, आपको पता होना चाहिए ना। तो 1911 में ऐसा होता कि कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में कर दी थी। आज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो सार्क का मेंबर नहीं है। देखो सार्क की फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन, आगे आ जाएगा फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये सार्क की फुल फॉर्म आ जाती है। ये फुल फॉर्म जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनकी फुल फॉर्म के और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ये 3 पॉइंट आपको सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ने हैं, ठीक है। तो सार्क की फुल फॉर्म आपको समझेगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसके जो मेंबर हैं वो ऐसे देखो, जैसे अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव्स भी है ना। इस तरह से करके अगर हम जैसे बात करेंगे, और जैसे पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, मतलब इंडिया के जो भी नेबरिंग वगैरह है वो सारे इसके मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो कंबोडिया कहाँ से आ गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका मेंबर है ही नहीं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। और ये सभी एग्जाम जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया, और कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3-4 बार या 2-3 बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व फॉर 2 टर्म्स। इनमें से कौन से प्रेसिडेंट इंडिया के ऐसे हैं जो 2 बार रहे, 2 टर्म्स तक जिन्होंने प्रेसिडेंट बनकर रहे हैं सामने, वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल या फिर एस राधाकृष्णन। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 से लेके 1962 तक कंटिन्यू जो है ये प्रेसिडेंट बने रहे। तो पहले प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, आप सभी को पता ही है, और 63 में जाकर इनकी डेथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। जो आपको नाम देखने को मिल रहा है गोफ्तर यानी कि ट्रूथ टेलर, आप इसे कह सकते हो। गुजराती एक न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था, किसके लिए स्टार्टिंग करी थी इसके, आपसे वो पूछा जा रहा है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला। तो दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 में जो इसकी स्टार्टिंग वगैरह करी गई थी। एंडोस्कोप की बात करेंगे, आप एंडोस्कोप आपने ज़रूर सुना होगा, जब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स वगैरह चेक कर जाते हैं। तो ये डॉक्टर यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए ना, पेशेंट के स्टोमक का अंदर चेक करने के लिए क्या सिस्टम वहाँ पर है, तो एंडोस्कोपी की जाती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे जो फिनोमिना वो पूरा होता है, आपसे वो पूछ जा रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। पहली वुमेन जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट में स्केलिंग करी थी वो कौन थी, आपसे वो पूछा जाए। माउंट एवरेस्ट में जाने वाली पहली महिला कौन थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनकी मैं बात करूँगा जिसको आंसर होगा वो जापानीज़ थी, और आंसर जिनको तबाही ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थी, इवन जब वहाँ पे बाढ़ वगैरह, तूफान वगैरह थे, भूकंप आए थे, उसके बाद भी उन्होंने स्केलिंग वगैरह करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी कन्फर्ड विद भारत रत्न। ये 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेकेएसएसबी में भी, एसएससी में भी, और जैसे आरबी जैसे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। पहले नॉन इंडियन आपको बता रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया था। पहले नॉन इंडियन वो कौन से थे? नेल्सन मंडेला, वॉल्ट डिज्नी, लियो टॉल्स्टॉय या फिर खान अब्दुल गफ़ार खान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, खान अब्दुल गफ़ार खान, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इन ऑप्शन में से, नेल्सन मंडेला आपको देखने को मिल रहा है,
पहले नॉन इंडियन जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जानते हैं। 1987 में इन्हें सम्मानित करा गया था। लेकिन इनके बाद दूसरे जो नॉन इंडियन थे, जो कि इंडिया के रहने वाले नहीं थे, नॉन इंडियन थे दूसरे नंबर पे, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था वो नेल्सन मंडेला ही थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना, उनको 1990 का कुछ ऐसे ईयर था जब इनको सम्मानित कर गए थे इस अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहा जा रहा है राहुल स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, राहुल अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और वेस्ट की तरफ जाता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और फिर वो राइट साइड लेता है, और हर एक टर्न लेने से पहले वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वॉक करता है। तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर आपने हमारे चैनल पर ट्रिक्स वाली वीडियोज़ देखी है रीजनिंग की, और अपने सारी वीडियोज़ नहीं देखी, आप ट्रिक्स लगोगे गलती कर जाओगे। आपको एक बात बताई है मैंने कि जब लिखा होगा ना कोई पर्टिकुलर इंसान कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है अभी, तो वहाँ पर ट्रिक नहीं लगानी, वहाँ पे बेसिक मेथड से करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आदमी कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे राहुल अपने घर, राहुल का घर मान के चलो यहाँ पर है, ठीक है, वो वेस्ट साइड जाता है, आपको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट इधर, मतलब वो इस तरफ जा रहा है। तो राहुल की बात करेंगे, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, ये इसको घर रहा, वो वेस्ट साइड में आ जाता है। फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, आपको पता है यहाँ पर आने के बाद लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी के अपोजिट घूमना है, मतलब वो नीचे की तरफ आ गया, उसने लेफ्ट साइड टर्न ले लिया। फिर वो राइट साइड टर्न लेता है, राइट का मतलब घड़ी की तरफ मूवमेंट करनी है, तो वो इस तरफ आना पड़ेगा, वो इस तरफ आ गया है। तो हर एक टर्न लेने से पहले उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है अभी वो, इस डायरेक्शन में। इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट साइड होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन, है ना। आप टेलीफोन में कोई अगर कॉल वगैरह करते हो, सभी नंबर्स को यूज़ कर रहे हो, तो उन सभी को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 को भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 में जो मर्जी हो, लेकिन लास्ट में आप 0 भी तो आता है उसमें। जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, जहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। पहले इंडियन आपको बताना है जिनको 2 मेडल्स जिन्होंने लिए हैं और अकेले, मतलब जिनको 2 ओलंपिक मेडल से सम्मानित करा गया था, वो कौन है आपको वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, और डी ऑप्शन में सुशील कुमार आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 और 2008 या कुछ ऐसे ईयर था, उस टाइम ओलंपिक्स में को मेडल मिला था, और पहले इंडियन बने थे जिनको इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिले थे। 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इको मार्क जो है वो ऐसे कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, हजार्डस होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। इको मार्क उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को इशू किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और ये इशू कौन करता है, BIS के द्वारा इशू करा जाता है। तो बी से ब्यूरो, आगे इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है BIS की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ सती वॉज इनेक्टेड इन 1829 बाय। सती प्रथा जो है वो रोकने का, ख़त्म करने का काम किसने करता है 1829 में, आपसे वो पूछ जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा करा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन किसने करी थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। CV रमन नहीं है करेक्ट आंसर, थॉमस एडिसन ये भी सही आंसर नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। नरेंद्र कपाने, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया में इनका बर्थ हुआ था, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन करी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात करेंगे। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बनी है, अभी प्रेसिडेंट है। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ग्रहण करा था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी टर्म है उनकी, कौन से प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट, 13th है, 15th, 12th कौन से हैं। तो 15th प्रेसिडेंट है इंडिया के। 14th नंबर पर रामनाथ कोविंद जी थे, और 15th नंबर पे जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से को बताना चाहूँगा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह बनी है, वहाँ पर जाकर पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो। इवन जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, तो JK SSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर जाकर पुराने सभी वीडियोज़ देख सकते हो सीक्वेंस में अरेंज। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। चाहे JKP कांस्टेबल का क्यों ना हो, चाहे फॉरेस्टर का हो, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उनके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है अपार्ट, देखो अगर आपको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे ना, मेडल या बाकी सर्टिफिकेट फिर आपको जो मिलते हैं उनको अगर हटा दिया जाए,
तो किसी को कैश प्राइस कितना मिलता है आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो ये 2017 के हिसाब से पूछा जा रहा था और आज हम काफ़ी आगे चल चुके हैं। अब हम प्रेजेंट के हिसाब से बताते हैं प्रेजेंट के हिसाब से क्या होगा। 2017 के हिसाब से तो 7.5 लाख रुपए था, लेकिन आज के हिसाब से जो है वो 20 लाख रुपए मिलते हैं, 25 लाख रुपए मिलते हैं आज के हिसाब से। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2017 में आज बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी नहीं लिखा होगा। आज के टाइम पे नाम क्या है, आज के टाइम पे हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड आप याद रखना, आज के टाइम पे ये वाला नाम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जब भी 25 लाख आपको देखने को मिलेगा, अगर ऐसा आज के टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको टिक कर देना है। आगे चलते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर जो एयरप्लेन का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो जो भी हो रहा है वहाँ पे कैबिन वगैरह में या जो भी आप बोलोगे, तो वो जो सारा कॉकपिट वगैरह में रिकॉर्ड होता है ना, उसमें वो उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। अगर कोई इंसिडेंट वगैरह होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सब कुछ वहाँ पे आवाज़ वगैरह जो भी मूवमेंट होती है वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे उसको फिर यूज़ करा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लेस इन J&K इज़ नॉन एज एंजल्स पैराडाइज। जम्मू कश्मीर में किसे एंजल्स पैराडाइज कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पहलगाम को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक रूम है, उसकी डायमेंशंस दी गई हैं, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दी गई किसी रूम की, और वॉल्यूम एक बैग की भी दी गई, कितनी वॉल्यूम है उस बैग की। तो बताना है कितने बैग उस रूम में आ सकते हैं। एक रूम है, उसमें एक बैग है और एक बैग की वॉल्यूम दी गई, आपको बताना है इस पूरे रूम में ऐसे कितने बैग आ सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालोगे, पूरे रूम की वॉल्यूम निकाल दो, पूरे रूम को कितना वॉल्यूम मतलब पूरा कितना एरिया उसने घेरा हुआ, डिवाइड बाई एक बैग कितना एरिया घेरता है। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने बैग उसमें आएंगे। तो पहले पूरे रूम की डायमेंशंस निकालेंगे, तो लेंथ विड्थ हाइट ये फॉर्मूला होता है। 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई करना है 8 से, ये हमारे पास जाएगा रूम की डायमेंशन। डिवाइड किसे करना है, एक बैग की वॉल्यूम, तो बैग की वॉल्यूम तो आपको पहले से दी हुई है 2.25, बस डिवाइड तो करना है। अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपल कैसे कर सकता हूँ, 2.25 की जगह, है ना, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जैसे सॉरी मैंने पूरे काट दिए, चलो 15 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 2.25 है ना, तो मैं वो पॉइंट हटा के मैं 10 को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ मैं क्या, ठीक है, तो ये 150 बन जाएगा। ये पूरा 150 भी बना सकते हो, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो 150 बन जाता है ना, ये और इजी करने के लिए ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आप देखो 25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, हो रहा है ना इजी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 10 से करो 160, 160 डिवाइड बाई 3 आपको सॉल्व करना है। तो 160 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 पॉइंट है ना। तो 53 के आसपास कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या, या मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया, या 533, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, कोई मिस्टेक मैंने करी है शायद से यहाँ पे, है ना। 150 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, डिवाइड बाई 225 है ना, इनटू, हाँ मिस्टेक ये थी कि 100 से मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब कुछ ओके था। तो ये 9 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 करता है ना। तो 1600 डिवाइड बाई 3 करना था, तो 3 5 15, 3 3 9, 10 3 533 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो हमें 533 ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। हम वो टिक कर देंगे, आसपास वही हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करने की कहा जा रहा है इंट्रोड्यूसिंग। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है जहाँ पे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन साइड, एक मैन का इंट्रोडक्शन कराते हुए वुमेन कहती है, वुमेन क्या कहती है, ही इज़ द ओनली सन, ये जो है ये अकेला बेटा है, ही इज़ द ओनली सन, अकेला बेटा, लेकिन किसका, मेरी मदर के मदर का, मेरी मदर के मदर का अकेला बेटा। तो मेरी मदर के मदर का अकेला बेटा मतलब क्या हुआ, मेरी मम्मा का भाई हुआ, है ना। तो आपको बताना है कि जो वुमेन है वो उस आदमी से कैसे रिलेट करती है, तो उसकी बांजी हो गई, यानी कि नीस ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल, इनमें से कौन है जो फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल के नाम से जाना जाता है, ये किन्हें कहा गया आपसे वो पूछा रहा है। तो रसूल मीर जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ गज़लें आज के टाइम पर भी फेमस चलती हैं, तो फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रसूल मीर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, कहा जा रहा है 4 का रिलेशनशिप 19 के साथ है, आपको बताना है 7 का किसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पेयर बन रहा है, 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे 16 बन जाएगा, उसमें 3 ऐड करोगे 19 बन जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर लगाना है, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 में 3 ऐड करोगे तो 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आगे
क्वेश्चन 22 की बात करेंगे। DIMO का रिलेशनशिप DMIO के साथ है, तो JUVR का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में D है और लास्ट में O है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में D है और लास्ट में O है, बस चेंज क्या किया हुआ है, जो बीच के दो लेटर ने इंटरचेंज कर दिया है, तो IM था तो MI बना दिया है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, स्टार्टिंग और एंड को वैसे ही रख देते हैं, जो बीच के दो इंटरचेंज कर देते हैं। UV का हम क्या बना देंगे, V और U बना देंगे, तो JVUR आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 23 की बात करेंगे, कहा जा रहा है फ्रेंच का रिलेशनशिप फ्रांस के साथ है, वैसे डच का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो कहाँ पर डच लैंग्वेज बोली जाती है, हॉलैंड में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन तो ईजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो कैसे देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब कई सारे एस्पिरेंट्स पूरे क्वेश्चन पढ़े बिना क्या कर देंगे, बोर्ड मास लगाना स्टार्ट कर देंगे कि बोर्ड मास में लगाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है, क्रोनोलॉजिकली आपको करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं करना है। ब्रैकेट में उसने बोल दिया, मतलब जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में चलना है, आपको बोर्ड मास का यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो हम भी वही करेंगे, बोर्ड मास का यूज़ नहीं करेंगे जब उसने मैंशन करा हुआ। तो 48 प्लस का मतलब क्या होता है, ये तो उसने बोला ना कि प्लस का मतलब होता है डिवाइड, तो आगे मैं डिवाइड लगा दूंगा, 6 को वैसे रख देता हूँ। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, तो माइनस की जगह प्लस लगा दिया। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है 10, ऐसे हमने यहाँ पर कर दिया। तो सॉल्व करते हैं, 48 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। 8 + 12 है ना, ये 20 बन जाएगा, है ना। आगे मैंने कोई गलती की है क्या, ठीक है, आगे 2 भी था ना, ठीक है। तो ये 8 था, 8 और 12 20 बन जाएगा। 20 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 40, फिर 40 में से 10 अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 40 डिवाइड बाई 10 4 मेरे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, आप आराम से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने कहा जा रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, 5 दोस्त एक रो में बैठे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से एक ही रो में 5 दोस्त बैठे हुए हैं। तो कहा साउथ की तरफ फेस किया सबने, ठीक है, साउथ की तरफ मतलब सबने नीचे की तरफ फेस करा हुआ है, ऐसे फेस करो सबने नीचे की तरफ। फिर कहा जा रहा है मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। राजू जो है वो, देखो राजू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण। अब आपको ऐसे नहीं करना है, एक बात का ध्यान रखना है, अगर इनका फेस नॉर्थ की तरफ होता ना तो मैं बोलता है जो इसका राइट साइड होगा वो राइट साइड इधर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड का मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट करना, घड़ी की तरफ मूवमेंट करना, तो ये राइट साइड हो जाता। अगर मैं लेफ्ट की बात करता तो लेफ्ट साइड यहाँ पर हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पे इनका जो फेस नॉर्थ की तरफ नहीं है, इनका फेस साउथ की तरफ है। तो साउथ में राइट साइड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होगी, ऐसी होगी ना, तो यहाँ पे राइट साइड ये हो जाता है, इस बात पे ध्यान देना होगा। तो मैं 1 2 3 4 5, ये 5 दोस्त थे, तो मैंने इनको 5 दोस्तों को बना दिया मैंने यहाँ पे। अब आगे बोला हुआ था आपको कि जो राजू है वो राइट साइड में प्रवीण के, जो प्रवीण है प्रवीण का राइट साइड इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको राइट साइड कहाँ पर हो जाएगा, इस बार इस तरफ होगा। तो प्रवीण के राइट साइड में कौन है, प्रवीण के राइट साइड में राजू है ना, प्रवीण के राइट साइड में राजू है, ये सीक्वेंस मुझे मिल गई है। और अमित कहाँ पे है, अमित बालू के राइट में है, बालू के राइट में कौन है, बालू के राइट में अमित है, ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम राइट साइड में कौन हो जाएगा, अब हम इसकी भी हिंट ले लेते हैं। मोहन कहाँ पर है, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। अब बालू तो यहाँ पर है ना, तो बालू और राजू के बीच में, राजू में अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो उनके बीच में कौन बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में ये आ जाएगा, वहाँ पे काम बनने नहीं वाला, तो राजू तो अलग है। तो बालू और राजू के बीच में किसको बिठाना है, मोहन को बिठाना है, तो मोहन यहाँ पर आ जाएगा। और राजू के इस तरफ तो पी आ रहा था, तो ये सीक्वेंस मेरे पास बन रही है, मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना, ये ए है, ये बी वाला है, ये एम है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर पी है। तो एक्सट्रीम राइट हैंड में क्या हो जाएगा, अब राइट हैंड मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट हैंड में इसको बोल लूँगा, क्यों, सभी का फेस साउथ की तरफ है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, अमित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता ना तो प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, वहाँ पर जाके आप वीडियोज़ देख सकते हो कि हर एक तरह के कंसेप्ट समझाया गया है। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज, कौन सा एसिड जो है, देखो
जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करता सोडियम बाइकार्बोनेट से, वो कौन सा आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखो फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बनिक एसिड की, ये रिएक्ट ही नहीं करता, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी? बाकी सारे रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। कितने पोल्यूटेंट है इन्वायरमेंट में, वो हम पीपीएम की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम की फुल फॉर्म की आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 1 लाख है ना, 1 लाख में कितने पार्ट्स हैं उसके आपको इस तरह से मेजरमेंट हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। द टर्म URL यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। URL की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। इनमें से क्या है जो नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है? इन सभी की कोई ना कोई डायमेंशन होती है, लेकिन स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन कट जाएंगे तो क्या डायमेंशन यहाँ पे बचेंगी? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? T2O होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर की बात करेंगे, ऑफिस कब क्रिएट करा गया था, कौन से ईयर में क्रिएट करा गया था? तो 1772 में क्रिएट करा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैरेन हेस्टिंग्स ने जो है वो ये स्टार्टिंग वगैरह करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएगा 30 में से कितने मार्क्स आपके आ जाएँ, 31 में से कितने मार्क्स आपके आए आज।